बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल के दरमियान ईरानी सदर का एक रोज़ा दौरा पाकिस्तान खित्ते की सियासत में गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। इस्लामाबाद पहुंचते ही ईरानी सदर ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की अमन के लिए की जाने वाली काविशों को भरपूर अंदाज में सराहा और कहा कि अगर पाकिस्तान की अमन काविशें ना होती तो आज हम यहाँ ना होते। उन्होंने पाकिस्तान और ईरान को एक जान दो कालिब करार देते हुए इस अज़्म का इजहार भी किया कि दोनों ममालिक की मंजिल और मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि क्या ये दौरा महज सिफारती आदाब का हिस्सा है या पाक ईरान ताल्लुकात में किसी नए बाब का आगाज? क्या खित्ते में बदलती हुई सफबंदियों के तनाजुर में ईरान अब पाकिस्तान को एक नई स्ट्रेटेजिक जरूरत के तौर पर देख रहा है? क्योंकि दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान टेक्निकल मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक 4 अहम वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए जा चुके हैं, जबकि आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के एक और दौर की तवक्को भी की जा रही है जिसमें पाकिस्तान भी शरीक होगा। मज़ाहिर पेशरफ्त नजर आ रही है, लेकिन खदशात अब भी मौजूद हैं। खासतौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुसलसल सख्त और मुतज़ाद बयानात इस मुज़ाकराती माहौल को मुतासर कर सकते हैं। उधर मुल्क के अंदर अगर हम बात करें तो सियासी महाज पर भी दर्जा हरारत बढ़ता ही चला जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी धुआंधार तकरीर में मुस्लिम लीग नून को लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का बराह रास्त चैलेंज दे दिया है। बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ है कि मुस्लिम लीग नून बल्दियाती इंतखाबात से गुरेज कर रही है, इसीलिए उन्होंने मुतालबा किया है कि किसी भी आईनी तरमीम से पहले बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। उनकी तनकीद सिर्फ नून लीग तक महदूद नहीं रही, बल्कि उन्होंने MKM को भी वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर वो वाकई अपने मुतालबात में संजीदा है तो वफाकी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार क्यों नहीं कर लेती। अब सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून बिलावल भुट्टो का ये चैलेंज कबूल करेगी? और इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर पंजाब के अलावा किसी और सूबे में बल्दियाती इंतखाबात इतनी तवील मुद्दत तक इल्तवा का शिकार होते तो क्या इलेक्शन कमीशन का रवैया यही रहता? नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे पर भी बात करेंगे कि जिसका जिक्र करते हुए दिल बोझल हो जाता है, क्योंकि सियासत, इक़्तिदार और सिफारतकारी की तमाम बहसों से हटकर एक ऐसा मसला हमारे सामने खड़ा है जो हर घर, हर माँ बाप और पूरे मुआशरे के लिए तशवीश का बाइस बन चुका है। सरगोदा की मुंतहा, फैसलाबाद की शकील और कराची की मासूम बच्ची, ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि ऐसे सवाल हैं जो हमारे इज्तिमाई ज़मीर का ताक़ुब कर रहे हैं। कानून मौजूद है, इदारे भी मौजूद हैं, सजाएं भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ऐसे अलमनाक वाक़यात रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं खालिद फारूकी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसा राना साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और फॉर्मर एम्बेसडर जावेद मलिक साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। जावेद मलिक साहब, अगर मैं सिफारतकारी के एतबार से देखूं तो आइंदा आने वाले दौर में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और ईरान अब एक न्यू वर्किंग रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहा है? और क्या मारूजी हालात जब हम देखें इस खत्ते के तो ईरान पाकिस्तान को एक नई स्ट्रेटेजिक जरूरत के तहत देख रहा है या मामलात अब इससे आगे भी बढ़ चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान की जो सफारती काविशें हैं वो अप्रिशिएट की जा रही हैं। आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले स्विट्जरलैंड में जब मुज़ाकरात के बाद एक प्रेस टॉक हुई तो वहाँ पे जो वहाँ के अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे JD वैंस, उन्होंने कितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान के बारे में बिलअमूम, और हमारे जो फील्ड मार्शल के बारे में उन्होंने कहा कि वो गालिबन पिछले 3 महीनों में उन्होंने किसी और से इतनी बात नहीं की जितनी कि फील्ड मार्शल से की है। और उन्होंने अप्रिशिएट किया और ये कहा कि देखिए, आज हम जिस मकाम पे खड़े हैं, यानी ऑब्वियसली इस अमन की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, पेशकदमी कर रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो काविशें हैं बिकॉज वो सिंसियरली की जा रही हैं और पाकिस्तान ने इस चीज़ का बिलखुसूस ख्याल रखा है कि पाकिस्तान का जो कॉन्डक्ट है वो इंडिपेंडेंट हो, एज ए मीडिएटर उसके अंदर न्यूट्रलिटी नजर आए, हम किसी एक तरफ का झुकाव ना हो। हम अमेरिका की बात को भी सुनते हैं, ईरान की बात को भी सुनते हैं, और एक पुल का किरदार अदा किया हमने जो है इस तमाम मज़ाकराती अमल में, जो कि बहुत पेचीदा और बहुत गंभीर था। लेकिन आपने जैसे कहा कि ऑब्वियसली जैसे कि दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जा रहा है, ऑफ कोर्स ईरान के प्रेसिडेंट का यहाँ पे आना भी इस चीज़ की एक अक्कासी करता है कि पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम जंग के इस खतरे से अपने आप को, उनको ऑब्वियसली इस पूरे खित्ते को हमने बचाया अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान की जो सफारती मैदान में एक बैनुल अक़वामी तौर पर
पाकिस्तान की जो पहचान अब आई है, एक नई हमारी जो प्रेजेंस नजर आ रही है, वो एज अ पीस मेकर है, एज अ मीडिएटर है, एज एन इंडिपेंडेंट निगोशिएटर कह सकते हैं आप उसको। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कारनामा है पाकिस्तान के उन लीडरशिप का, हमारे अरबाब इख्तियार का, इवन हमारी फॉरेन ऑफिस की बहुत मेहनत करने वाली टीम है, जो ऑफ कोर्स उनको हम कहते हैं अनसंग हीरोज, उनका नाम नहीं आता, बिल्कुल मेहनत बिल्कुल। कर रहे होते हैं बिहाइंड द सीन्स जी। तो मैं समझता हूं कि जो ये विजिट है, डेफिनेटली पाकिस्तान इस खित्ते में अमन के साथ साथ एक बेहतरीन रिलेशनशिप चाहता है, चाहे वो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर हो, वेस्टर्न बॉर्डर वेस्टर्न हो। बॉर्डर हम हो। तो हिंदुस्तान के साथ भी, अच्छा, एक अफगानिस्तान और के बड़ा साथ भी, ईरान अहम के साथ। पॉइंट जावेद मलिक साहब जो कि मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस मीटिंग के बाद जो ईरानी सदर की पाकिस्तान के साथ वन ऑन वन हुई है विद इन पाकिस्तान, हम ये देख रहे हैं कि अब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो गालिबन दोबारा नेक्स्ट राउंड पर होगी, और वी नेवर नो कि ईरानी सदर जो हैं वो उस नेक्स्ट राउंड में शिरकत इख्तियार करते हैं या टेक्निकल टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। तो दैट मीन्स कि कल होने वाली जो मुलाकात थी कि ईरान अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपनी ख्वाहिशात, अपने खदशात एक बार फिर से पाकिस्तान को बावर करा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान और कतर ही हैं जो कि इस टेक्निकल राउंड में निगोशिएट भी करेंगे और ओवरलुक भी करेंगे सारी सिचुएशन को। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऑफ कोर्स आप जानती हैं कि बहुत ज्यादा जो दुनिया भर की इंटेलिजेंस अहलकार हैं, वो इस चीज को बहुत देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि इसको स्पॉइल करना चाहते हैं, इस प्रोसेस को डीरेल करना चाहते हैं। वजीर आजम साहब की स्पीच में भी आपने उसका जिक्र किया उन्होंने कि बहुत सारे ऐसे डिट्रैक्टर्स हैं, जी। ऐसे लोग हैं जो कि स्पॉयलर्स हैं, जो नहीं चाहते कि इस खित्ते में अमन हो। तो ऑफ कोर्स कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बिलमशाफा बैठ के आमने सामने की जाती हैं, तो आई एम श्योर जो भी कंसर्न्स हुई होंगी वो उन्होंने वहां पे कन्वे कर दी होंगी। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया ज़रियाब साहिबा, कि जो कतर का इस जी प्रोसेस जी में जी शामिल जी। होना मेरी नज़र में ये बहुत ही अहमियत का हामिल है, बिकॉज हम जानते हैं कि जब ये जंग शुरू हुई तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो हदफ बनाया गया खलीजी ममालिक को, तो एक स्टेक होल्डर बन गए वो भी सारे प्रोसेस को। कोई भी ऐसा भी अमन का जो सोल्यूशन है जिसमें खलीजी ममालिक का व्यू शामिल ना हो, वो देरपा नहीं हो सकता था। देयरफॉर अगर कतर का इसमें शामिल होना एक इंडिपेंडेंट, यानी वो न सिर्फ अपने तौर पर आया है बल्कि वो पूरी गल्फ ममालिक के लिए भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। और मैं बिल्कुल। समझता हूँ ये बहुत खुश आइन बात है कि पाकिस्तान और कतर मिलकर ईरान और यूएस के दरमियान जो इस अनफॉर्चुनेट एक कॉन्फ्लिक्ट था उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है क्योंकि ये मलिक अब जब भी सेटलमेंट होगी ये एक लॉन्ग लास्टिंग सेटलमेंट की तरफ इंशाल्लाह हम बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते भी यही हैं। अच्छा, यहाँ पे दो सवाल आज जन्म लेते हैं। एक तो ये कि जैसे मलिक साहब ने कहा ना कि खत्ते में बहुत सारे स्पॉयलर्स मौजूद हैं, उनकी भी निशानदेही करनी होगी, लेकिन मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस तमाम तर कशीदा सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप खुद तो कोई स्पॉयलर साबित नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी आने वाली ट्वीट्स हैं, जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी फिशी स्टेटमेंट्स होती हैं जो फ्रीकैन को भी परेशानी में मुब्तला कर देती है। लेकिन आपसे मेरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है नईम साहब, इसका जवाब मैं राना साहब से लूंगी। कतर और पाकिस्तान चूंकि दोनों फ्रीकैन हिंद मामलात को देख रहे हैं, तो खालिद फरूकी साहब, जो कतर की तरफ से स्टेटमेंट आई उसने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज पर फीस लगाने के ईरानी मंसूबे की हम हिमायत नहीं करेंगे, पहले देखेंगे कि क्या ये किस किस्म की डील है, इसकी खदोखाल क्या है, उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। तो कतर की ये स्टेटमेंट क्या किसी जानबदारी का सबूत देती है या नहीं? नहीं, देखिए, पाकिस्तान और कतर में तो बुनियादी तौर पर एक बड़ा फ़र्क है। अच्छा। कतर जो है ये इस सारे तनाज़े में एक फ्रीक है, और उसने ये जो उसको सालसी के किरदार में उसको खुद को ढाला है या उसको लाया गया है, तो कतर तो इसमें शामिल बाद में हुआ है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान ही इस सारे मामले में सालस का किरदार अदा कर रहा है, और कतर ने जितनी शमूलियत की है वो पाकिस्तान की टीम बन के की है। कतर पे तो ईरान की तरफ से मिसाइल हमले किए गए थे, जी जी जी। और कतर जो है उस रीजन में है और उसकी मुखालफत है, और कतर आपने हुर्मुज़ को अपनी वाहिद गुज़रगाह करार देता है, और वो समझते हैं कि एनर्जी के जितना भी वहाँ से तरसील होती है वो ज़ाहिर है उसमें कतर भी शामिल है, बाकी अरब ममालिक भी शामिल है। कतर की तरफ से तो इसकी जो असूली मौक़िफ़ उनका पहले दिन से था, आज उन्होंने इसका दोबारा इजहार कर दिया है। सो बुनियादी जिम्मेदारी आएगी पाकिस्तान पे, जो अच्छा। पाकिस्तान अपना किरदार इसमें क्या अदा करता है, किस तरह कर रहा है। ये जो टेक्निकल मुज़ाकरात है, इसका जो दूसरा मरहला जो शुरू होगा, इसमें भी फिर ये है कि फिर पाकिस्तान, मैं फिर ये समझता हूँ कि जो टीमें बनी हैं उसमें एक मॉनिटरिंग का सेल भी एक कायम किया गया, वर्किंग ग्रुप्स जो बने हैं, इसमें एक मॉनिटरिंग का वर्किंग ग्रुप भी है। इसमें पाकिस्तान की बड़ी एक पाकिस्तान में भारी जिम्मेदारी आ जाएगी। एक तो देखिए, अभी मुझे मामला जो हैं अगरचे बड़े हल हुए हैं, और ईरानी सदर ने पाकिस्तान का दौरा भी किया है। कुछ समझते हैं कि शुक्रिया अदा करने के लिए किया, और कुछ ये समझते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के मामला जो है दो तरफा ताल्लुकात जो है इसमें बेहतरी का बहुत बड़ा पहलू निकलता है। मैं समझता हूँ
कि ये पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात का एक बिल्कुल एंटायरली एक नया दौर है। लेकिन इसके बावजूद ये है कि अभी दो इश्यूज जो है स्पेशली वो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक आपने हुर्मुज़ का, एक यूरेनियम वाला। अच्छा। जो एसेट्स हैं ईरान के, इनकी बहाली तो मरहलावार शुरू हो जाएगी और शुरू हो भी गई है। फिर आगे आ जाएगा उसका इस्तेमाल के जो फंड्स ईरान को मिलेंगे उनका उसने इस्तेमाल कैसे यूटिलाइज कैसे करेगा। लेकिन बुनियादी तौर पर अभी जो है आपने हुर्मुज़ वाला मामला जो है ये पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि ईरान में मुसलसल ये आवाज़ें उठ रही हैं कि हम आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। और ईरान में इस मामले में एक डिवीजन भी पाई जाती है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो अंडरस्टैंडिंग हो गई है उससे आगे बढ़ा जाए, कुछ लोगों का ख्याल है कि जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो थोड़ा सा ईरान की उसमें पसपाई भी समझते हैं। अब ये ईरान की लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि वो अपनी रिट जो है वो वहाँ कैसे मनवाते हैं। और दूसरी जो बात यूरेनियम वाली है, क्योंकि इसको कोई भी मुल्क जो है अपनी जो दिफा होता है उसके लिए वाक़तन वो गैरत का मामला होता है। और ईरान में स्पेशली एटमी इशू को बड़ा इसलिए बड़ा इसको समझा भी जाता है ऐसे ही। अब ये यूरेनियम तक एक्सेस जो है, क्या अमेरिका को या किसी और मुल्क को या आलमी तवाराई एजेंसी जो है न्यूक्लियर जो है उसके नुमाइंदों को वहाँ एक्सेस मिलती है। अब ये एक्सेस मिलनी है इसी हफ्ते। अगर तो ईरान इसमें मुज़ाहमत करता है और ईरान फौरी एक्सेस नहीं देता तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें जितनी तेज़ी से आगे बढ़ी हैं, मुझे खदशा ये है कि ये मामला जो है थोड़ा सा पीछे भी जा सकते हैं। जो मामला तय हो गए हैं उससे पीछे जा सकते हैं। जो ईरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है रूबियो, आपको पता है कि ये इस वक्त खलीज के दौरे पर हैं। वहाँ उन्होंने बिल्कुल एलानिया तौर पर कुछ मामलात पर जो कि अमरीकी नायब सदर जो हैं उन्होंने तय किए हैं, यानी जेडी वेंस ने जो तय किए हैं उससे इख्तलाफ करते हुए रूबियो ने ये कह दिया है कि हम इन चीज़ों को इस तरह से नहीं होने देंगे जिस तरह ईरान इसको समझ रहा है। जी बिल्कुल, अभी तक बहुत सी चीजें अगर मगर में हैं। ठीक है। अच्छा, उस अगर मगर में राना साहब एक और अगर मगर है, जैसे भी खालिद साहब भी बात कर रहे थे ना कि ईरान में भी एक माइंडसेट है जो लोग समझते हैं कि शायद ईरान की तरफ से कोई अच्छी डील क्रैक नहीं की गई उनके न्यूक्लियर एसेट्स को भी लेकर, अगर या फिर अपने हुर्मुज़ के कंट्रोल के हवाले से बात की जाए। वहीं पर हम देखते हैं कि अमेरिका में भी एक माइंडसेट है लोगों का जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पीस डील को उस तरीके से वेलकम नहीं कर रहे। फिर एक दूसरा मामला ये भी आ जाता है कि ये जो है कि ईरान अपने मुंजमद डॉलर से क्या खरीद सकता है क्या नहीं खरीद सकता। वो जो स्पॉइलर की बात करते जावेद मलिक साहब, तो आपको लगता है कि बाकियों का तो क्या ही करना है, डोनाल्ड ट्रंप के खुद के बयान जो हैं वो भी एक स्पॉइलर से कम नहीं है? खाली स्पॉइलर का मामला नहीं है। आप इस सारी गेम में जो अमेरिका के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो भी खुल के सामने आ रही है। अच्छा। जेडी वेंस एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट के साथ आया है, ट्रंप एक अलहदा खड़ा है, मार्क रूबियो एक अलहदा खड़ा है। और मुझे पहली दफ़ा अमेरिकी सिस्टम के अंदर दरारें पड़ती नज़र आई हैं। वो मुल्क जो ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने निकला था, मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर के मिड टर्म से पहले अमेरिका में रिजीम चेंज ना हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट ना आ जाए, जेडी वेंस जो है वो आगे ना आ जाए। इसी तरह इसराइल के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, उससे पहले नेतन्याहू जो है वो फारिग ना हो जाए। रिजीम चेंज जो है ना वो मुझे दीवार पे लिखी नज़र आ रही है। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान और ईरान के जो मामलात है ये मैं समझता हूँ इट इज़ द बेस्ट मोमेंट जब पाकिस्तान ईरान के साथ मिलके अपनी मईशत बेहतर कर सकता है। आप कह रहे हैं ना उसके बाद पैसे आएंगे, कहाँ खर्चेगा, तो सानू उधार दे दे। हमसे ज़्यादा दुनिया में बेहतर उधार मांगने वाला कोई भी नहीं मिलेगा उसे। जो उधार भी लेंगे मौला खुश रखे, अल्लाह जोड़िए सलामत रखे, पागला ही रखे भी कहेंगे, ठीक है ना। हमें तो पैसों की ज़रूरत है। लेकिन अब ईरान के पास जब इक्तिसादी पाबंदियां ख़त्म होंगी तो पाकिस्तान से अच्छी मार्केट उसके पास नहीं है पेट्रोल के लिए, गैस के लिए। वहाँ पे जो उनकी चीज़ें एक्सपोर्ट के लिए उन्हें कोई लंबा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान के पास भी बॉर्डर अगर खुलता है, वो वाला बॉर्डर नहीं जहाँ से ईरानी तेल स्मगल होता है, ठीक है। मैं उन मजलूमों की नहीं बात कर रहा जिनके कारोबार पे हदफ आएगा। मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान भी एक उसको एक बड़ी बहुत बड़ी मार्केट जो है वो मिलने जा रही है। ईरान के पास पैसा भी होगा, उन्हें चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत भी होगी। पाकिस्तान के पास भी मौका होगा कि वो यहाँ से ईरान को एक्सपोर्ट कर सकता है बहुत सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के
जो अवाम है उनकी ज़िंदगी में इस अकॉर्ड से एक बेहतरी आ सकती है। अब ये हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी सारी तवज्जो फोकस करे मईशत के ऊपर, क्योंकि जो बैनुल-अक़वामी पॉलिटिक्स और जोड़ तोड़ है उसके लिए फील्ड मार्शल साहब मौजूद हैं। वो ये सारे मामला देख रहे हैं। वो उनकी प्रेजेंस के अंदर शहबाज शरीफ को इग्नोर करके जेडी वेंस ने उनकी फील्ड मार्शल साहब की तारीफ की, तो इसका मतलब ये कि दुनिया फील्ड मार्शल साहब से एक्सपेक्टेशन रखती है, शहबाज शरीफ से नहीं। और हम उम्मीद करते हैं, बजट तो आपने मंजूर करवा लिया है, अब आवाम को आप रिलीफ भी देंगे, लेकिन अपोजिशन आपसे खासी नाराज नजर आती है। इसको डिस्कस करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खासे गर्जे बरसे हैं कौमी असम्बली के फ्लोर पर, और उन्होंने कहा कि अगर एमक्यूएम अपने मुतालबात में संजीदा है तो वफाकी हुकूमत से अलग होकर दिखाए। फिर साथ ही साथ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी उन्होंने चैलेंज किया पंजाब हुकूमत को कि आप बल्दियाती इलेक्शन करवाएं और कोई भी आईनी तरमीम किए बगैर करवाएं। ये वाकई मामलात ऐसे तो हैं। खालिद फारूकी साहब, मेरा सवाल ये है कि बिलावल साहब जो एमक्यूएम को चैलेंज कर रहे हैं, उनसे सवाल करें कि अगर आपको इख्तलाफात हैं तो आप हुकूमत से अलग होकर दिखाएं। सर, सबसे ज्यादा तो ये इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रहते हैं, बजट में भी थे, बहुत सारी और चीजों में भी थे, अभी बल्दियाती इंतखाबात में, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। अपने बारे में पीपल्स पार्टी का क्या ख्याल है? देखिए, पीपल्स पार्टी इसीलिए हुकूमत में नहीं है ना, कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं है, कैबिनेट का हिस्सा तो एमक्यूएम है। बेसिकली देखिए, मामला यह है कि किसी भी हुकूमत के लिए पहले 8-10 महीने या 1 साल का अरसा जो होता है वो हनीमून पीरियड उसका कहलाता है, वो गुजर चुका। अब तो उससे आधा वक्त इस हुकूमत ने गुजार लिया। जैसा अभी राना साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है ये तवज्जो दें मुल्की मईशत पर भी, तो मुल्की मईशत पर जितनी तवज्जो हुकूमतों ने देनी होती है उसी तरह से ये हुकूमत भी चल रही है। यानी मामलात को, पाकिस्तानी अवाम के जो मामलात हैं उनको रूटीन में लिया जा रहा है। अवाम की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है इस पर तवज्जो हमारी नज़र आ रहा है कि कोई ऐसी ख़ास नहीं है और कुछ ज़रूरत नहीं महसूस की जा रही शायद, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि पब्लिक सपोर्ट जो चाहिए किसी हुकूमत को, हुकूमत शायद उसकी ज़रूरत महसूस नहीं कर रही, क्योंकि उनको किसी और सहारे की ज़्यादा तवक्को है और उसके उम्मीद पर ज़्यादा वो है। बाकी जो है पीपल्स पार्टी वाला मामला, पीपल्स पार्टी और नून लीग दो हरीफ जमाते हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा अगले इलेक्शन के तरफ जाने के लिए, वो 4 साल बाद होते हैं, 5 साल बाद होते हैं, 3.5 साल बाद होते हैं, जो भी एक नया माहौल बनेगा इसमें आप देखेंगे कि हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी एक तरह इत्तेहादी इस तरह से है ना कि वो इत्तेहादी जमात जो है ये खुल के सामने आएगी। गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखा, अभी आज़ाद कश्मीर में आप देखेंगे। मैं यही जानना चाह रही हूँ खालिद साहब, ये किस किस्म की मतलब इन्हीं की सियासत है कि आप गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, आप विफाक में मिलकर हुकूमत आपने बनाई हुई है, इख्तलाफात भी आपके जूं के तू हैं, बजट वाले मामलात और इलेक्शन वाले बल्दियाती इंतखाबात पर भी आप खुलकर तनकीद कर रहे हैं। ये फार्मूला मुझे तो समझ नहीं आता। नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी इसमें बड़ा कामयाब काम कर रही है, वो उनका फार्मूला चल रहा है ना, वो अपोजिशन में भी है और हुकूमत से भी उन्हें कोई खतरा नहीं है। मतलब वो पीटीआई तो नहीं है ना कि जिन्हें हुकूमत से खतरा है, वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। सो उसमें बिलावल और उनकी पार्टी जो है वो काफी ठीक रहे हैं। सिर्फ ये हुआ कि उनके लोगों को वजारतें नहीं मिली। अच्छा, अब आप जो यहाँ वजीर बनते हैं उन वजीरों का भी हाल देख लें कि वजीर जो हैं उनके किसके पास क्या इख्तियार होता है। वजीरों के पास इतना ऐसा कुछ नहीं है। जो पीपल्स पार्टी ने लेना था वो उन्होंने सारा कुछ ले लिया, उन्होंने सदारत ले ली, उन्होंने गवर्नरियाँ ले ली, उन्होंने आज़ाद कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत ले ली, सिंध में हुकूमत ले ली, वो हर जगह पे अपने उन्होंने खाने पूरे किए हैं। अब जो कुछ उन्होंने इख्तलाफ करना है वो असल में यूँ समझ लें बल्कि कि उन्होंने पीटीआई की भी जगह उन्होंने लेने की कोशिश करनी है। वो ये समझेंगे कि हुकूमत की अपोजिशन बन के भी हम दिखाएं और जो कल को आवाम के सामने जाए तो हमें कोई ना बुरा कहे, हमें ये ना कहे कि आप एक नाकाम हुकूमत के या एक ऐसी हुकूमत के जिसने मसाइल का इदराक नहीं किया आप आ गए हमारे सामने। वो कहीं पे अपोजिशन है, कहीं पे हुकूमत है। सिंध की हद तक वो हुकूमत में है, बाकी हर जगह पे वो अपोजिशन में है। इसीलिए बल्दियाती इलेक्शन का भी बार बार चैलेंज वो दे रहे हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में या किसी और जगह जहाँ भी वो कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। वो जाहिर है कि एक मुतालबा एक सियासी जमात का बनता है, वो कर रहे हैं। अच्छा, एक और उनका बड़ा एक अहम स्टेटमेंट है जावेद मलिक साहब कि सिंध में ज़िलाई हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए जो आईनी तरमीम है ये नून लीग का लॉलीपॉप है। आप इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि नून लीग ने तो अभी तक तो बल्दियाती इंतखाबात खुद पंजाब में नहीं करवाए।
देखिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का एक अलमिया यह है कि ऑफकोर्स हम डेमोक्रेसी के लिए सब काविश तो करते हैं, क्लेम भी करते हैं कि हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, वोट में इज्जत चाहते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि दुनिया की जहाँ पे भी आप देखेंगे जहाँ पे जमहूरियत है वहाँ पे जमहूरियत के 3-4 नोयतें होती हैं। एक तो वफाकी हुकूमत होती है, एक सूबाई हुकूमत होती है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है। एक आम शहरी जो कि एक दूर अफ्तादा इलाके में रहता है, उसकी रसाई जो है वो कहाँ जाके वो इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली में या लाहौर की पार्लियामेंट में किसी से बात करेगा अगर वो दूर अफ्तादा इलाके में रह रहा है। तो इसलिए जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, अगर आप इसको एज अ आर्ग्यूमेंट देखें तो मैं तो इसका बहुत बड़ा हमेशा से कहता आया हूँ कि ये इट इज़ अ नीड ऑफ द डे। अगर हम जो जमहूरियत के समरात जो हमारे आवाम को मिलने चाहिए वो तभी मुमकिन होंगे जब आप लोकल बॉडीज यानी बल्दियाती निज़ाम को इफेक्टिवली राइज करेंगे। मैं जानता हूं कि हमारे मुल्क में बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स हुई हैं, बीडी निज़ाम से लेकर मुशर्रफ साहब के ज़माने में नाजिम का निज़ाम आया था, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स हम करते आए हैं, लेकिन समहाउ हमने उसको वी नॉट गॉट इट राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि वो निज़ाम बेहतर था, बहरहाल जो भी हो होना ज़रूर चाहिए। इसके ऊपर आई थिंक अगर सर जोड़ के बैठे हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, इसका वो हल निकाल सकते हैं। बिलावल साहब की तकरीर के बारे में मैंने सुनी, मुझे तो बहुत इंप्रेसिव लगी। उन्होंने जो भी पॉइंट्स उठाए हैं मैं समझता हूँ उनमें वैलिड पॉइंट्स हैं। बल्दियाती इंतखाबात की अगर आप बात करती हैं तो अगर जो भी है कराची में किसी ना किसी तौर पे एक मेयर तो है ना, यानी वो एक म्यूनिसिपल अथॉरिटी वहाँ एग्जिस्ट कर रही है, तो उनका सवाल वैलिड है कि क्या लाहौर में भी ऐसा होना चाहिए, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट बड़े बड़े शहर हैं, वहां पे क्यों नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इस पे राणा साहब का भी बिल्कुल, मैं उधर ही आ रही हूँ, उनकी तरफ ही आ रही हूँ कि ये होना चाहिए इस तरह का निजाम। और दूसरी बात जो उन्होंने माजरत के साथ एक सेकंड और के जो उन्होंने बात की उनके एक वजीर के ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो मुनासिब नहीं है। मैं आई थिंक एग्री करता हूँ जिस तरह से वो किया गया। अगर आप उस पर बात करना चाहेंगे तो हम जरूर करेंगे। ठीक है। राणा साहब, सवाल छोड़ा जावेद मलिक साहब ने कि क्यों नहीं करवाना चाह रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्दियाती इंतखाबात पंजाब में, और फिर अब तो चैलेंज भी दे कोई जमात भी नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कोई जमात नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, आ जाए बिलावल भुट्टो साहब की तरफ। देखें, वजीर आजम है नून लीग का, सदर है पीपल्स पार्टी का, पंजाब में वजीर आला है नून लीग की, गवर्नर है पीपल्स पार्टी का, स्पीकर है नून लीग का, चेयरमैन सेनेट है पीपल्स पार्टी का, केपी में गवर्नर है पीपल्स पार्टी का, सिंध में वजीर आला है पीपल्स पार्टी का, गिलगित में जो स्पीकर है वो पीपल्स पार्टी का है, डिप्टी स्पीकर नून लीग का है, हुकूमत में पीपल्स पार्टी है, अपोजिशन में मुस्लिम लीग नून है। ठीक है ना, आपने इतना हसीन इत्तफाक कहीं नहीं देखा होगा। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाए, इतनी बैलेंस जमहूरियत नहीं कहीं देखी होगी सर। अच्छा, अब मेरा ये एक तारीखी जुमला आप सुन लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप इस जुमले को पसंद करेंगी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का मामला ना मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ वाला है। मैं हज़फ करती हुई अल्फाज, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि 4 साल से इकट्ठे भी हैं लेकिन कोई रिश्ता भी नहीं है। अच्छा। तो ये दोनों का मामला इसी तरह, ये अल्लाह करे मेरा प्रोड्यूसर ये जुमले जाने दे, मैंने इतनी मेहनत से सोच के लिखे हैं, दोनों में फर्क नहीं, ठीक है ना। और इसका जो वो है ना, क्या कहते हैं सर, अच्छा या बुरा अंजाम अवाम पर छोड़ते हैं। लेकिन मुझे आप में से कोई भी मुश्तरी होशियारबाज आप पे कोई नहीं है, ठीक है ना। इदारा क्या कहते हैं इस कंटेंट से मुत्तफिक नहीं है, ये बंदे की जाती राय है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और मोमना इकबाल और साकिब चद्दड़ एक से ही है, 4 साल 5 साल इकट्ठे भी रहते हैं, कोई रिश्ता भी नहीं होता, और जब अलहदगी होती है तो फिर इल्जामात भी लगते हैं कि इसने यूं किया और उसने यूं किया और उसने यूं किया। ये अलहदगी तब होती है जब इंतखाबात होते हैं, कौम को जब बेवकूफ बनाना होता है, फिर ये एक दूसरे के खिलाफ बहुत बोलते हैं। लेकिन फिर उसके बाद दुनिया में कभी ऐसा नहीं सुना होगा, ये हमारे क्या नाम है मलिक साहब यहाँ पे मौजूद है, इनका इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर है कि पहले हुकूमत को अपोजिशन ने वोट देके स्पीकर बनाया, फिर हुकूमत ने वोट देके अपोजिशन के डिप्टी स्पीकर को बनाया, फिर दोनों ने वोट देके एक दूसरे को बनाया। ठीक है, क्या जमहूरियत है दुनिया में। बरतानिया कोई जमहूरियत को तो डूब मरना चाहिए, इतनी खूबसूरत जमहूरियत देख के। और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो मेरा नन्ना भांजा वो असेंबली में खड़ा होकर कहता है आपने बल्दियाती इंतखाबात, और जिस तरह के आपने कराए और जिस तरह आपने क्या नाम है मुर्तजा वहाब को बनाया ना मेयर कराची, उससे बेहतर है बल्दियाती इंतखाबात ना कराए भाई। जिन्होंने वोट देना सी वो कमरे के बाहर सन
ताला लग गया ऐसी, तो अंदर जिन्होंने वोट नहीं देना था वो मुर्तजा वहाब को कामयाब कर चुके थे। अगर ऐसे बल्दियाती निजाम और जमहूरियत निजाम आनी है तो भाई मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दे, मैं बेवकूफ नहीं बन सकता आपके हाथों। ठीक है जी, मैं भी हाथ जोड़ती हूँ, मुझे भी माफ करें। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम यूं ही चलता रहे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, बड़ा ही एक अहम और बड़ा ही एक संगीन और हसास मामला जो कि मैंने अपने इंट्रो के आगाज़ में भी अपने साथ डिस्कस किया था, सरगोदा की मुंतहा ज़हरा का मामला, कराची की 3 साला बच्ची का मामला और फैसलाबाद का शकील। मासूम नन्हे बच्चे दरिंदगी की भेंट चढ़े, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। और डेफिनेट सी बात है कि जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को जब सुपर्द खाक किया होगा, लहद में उतारा होगा, तो उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा और जिस तरह से जिन लम्हात में उन्होंने वहाँ उस जगह से अपने बच्चों को बरामद किया होगा, उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा ना मैं, ना मेरा पैनल, ना मेरी टीम, ना ये कैमरामैन कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर एक सवाल यही है कि हम इस नहज पर पहुँचे कैसे हैं, क्यों पहुँचे हैं, वैसे कौन से मुहर्रिकात हैं, वैसे कौन से असबाब हैं जो हमारे अंदर और हमारे मुआशरे में दिन ब दिन बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी हुकूमत की साइड नहीं ले रही, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि शायद अब ये मामला हमारे कानून से हट करना, एक वो कहते हैं ना कि सोसाइटी या एक माशरती इस्लाह का पहलू बन चुका है। शायद ये मामला उस हद तक की संगीनी को जहाँ पहुँचा है। राना साहब, आप इन मामलात की हसासियत को कैसे देख रहे हैं? आपको वो क्या फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं कि दिन ब दिन इस किस्म के मामलात और वाक़यात को हम लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं? देखें, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये मुल्क अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे लिया गया। यहाँ पे सारा दिन हम ख़ुद को मुसलमान क्लेम करते हैं और बल्कि यहाँ तक कि हम सामने वाले की गर्दन काटने पे तैयार हो जाते हैं मज़हब के नाम पे। लेकिन मेरा सवाल ये कि कितने फ़ीसद लोग हैं जो अल्लाह से डरते हैं? जब मिंबर से, जहाँ से आपके अखलाक की तरबियत होनी है, मिंबर पे बैठने वाला शख्स 25,000 रुपये लेके और सिलेक्टेड बात करने के ऊपर दस्तखत कर देगा, और जब मिंबर से इस निज़ाम को चैलेंज ही नहीं होगा, और जब मिंबर से इस मुल्क के अंदर जो बुराइयां हैं उनके ज़िम्मेदारों के खिलाफ बात नहीं होगी, और जब मिंबर पे बैठने वाला खुद आइडियल नहीं होगा, तो आप कैसे किसी और को कर सकते हैं? इस्लाम का जो बुनियादी नुक्ता है वो मिंबर है, जहां से बैठ के आप उठा के देख लें हिस्ट्री। मिंबर पे जो लोग बैठते थे वो खाली उलमा नहीं होते थे। जुम्मे के जो कॉन्सेप्ट है उसमें यह भी है कि जो उस इलाके का हाकिम है वो जुम्मे वाले दिन लोगों के अंदर बैठ के बात करे ताकि उसका एहतसाब हो सके। यहां आलम यह है कि एक छोटा सा वजीर होता है तो पूरी सड़क बंद हो जाती है कि वो वजीर जब तक गुजरेगा नहीं, कोई मर रहा है तो मर जाए, बच्चे बिलक रहे तो बिलक जाए। जिस मुआशरे के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक कानून की का खौफ खत्म हो जाता है, जिस मुआशरे के अंदर लोगों के इंसानियत का एहतराम खत्म हो जाता है, वहां यही होता है। चले मैं मजीद आपसे इस बारे में डिबेट करती हूँ। खालिद साहब, कानून का खौफ नहीं है लोगों के दिलों में, या फिर इंतहाई माजरत के साथ मुझे अल्फाज कहने दीजिए कि जो सस्ती पोर्नोग्राफी है इस तक आसान रसाई लोगों को इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा मिल गई, जिसने मुआशरे के मर्दों को भेड़िया बना दिया है। और बड़ी माजरत के साथ मैं किसी सिर्फ एक मर्द को टारगेट नहीं, कि मैं उन भेड़ियों को टारगेट कर रही हूँ जो वाकई दरिंदगी कर रहे हैं, क्योंकि कभी यह तो नहीं सुना कि किसी खातून ने किसी नन्ही मासूम बच्ची के साथ ये ज्यादती कर दी। नहीं, देखिए, फ्रस्ट्रेशन की अलामत है बहुत सारी चीज़ें, कोई एक जगह इसकी सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पूरी तौर पे सोसाइटी सारी जो है ना इसमें। और हमारे देखिए ना, एक तो मुआशी तौर पे इन्हितात है, एक आदमी जो है वो फारिग नौजवानों की अक्सरियत है, वो जो भी फारिग दिमाग होगा वो कोई ना कोई ऐसी शैतानी हरकत कर गुजरेगा, किसी से भी तवक्को किसी टाइम भी की जा सकती है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो निसाब तालीम है ये बड़ा पुअर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाता है कि ये आपने पढ़ना है, जो ABC पढ़ाई जाती है, अलिफ बे पढ़ाई जाती है, वहाँ तक बच्चों की तरबियत वाला जो मामला है ये कहीं भी नहीं है। ना पेरेंट्स की ने अपने ज़िम्मे लिया है, वो मज़हब की एक अजीब सा एक खौल ऊपर चढ़ाया हुआ है। मज़हब के नाम पर तो बच्चों को बताया जाना चाहिए कि ये बुरा है, ये अच्छा है। बहुत सी बातें जो बच्चों को, बच्चियों को, दोनों को
एक इब्तदाई अब उम्र आपको में याद होगा बताई। खालिद साहब, जब जैनब कत्ल केस सामने आया था तो उसके बाद एक अवेयरनेस कैंपेन चली थी जिसमें बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाया जा रहा था, बिल्कुल, लेकिन न बिल्कुल। जाने क्यों वो सिस्टम रुक गया क्योंकि वो- और फिर हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया। हाँ, वो बिल्कुल इसीलिए ना, क्योंकि हम सारे मामलात के बारे में गफलत का शिकार रहते हैं। इसको भी हमने उस टाइम पे हमने सोचा और बहुत इस पे शोर बजाया, फिर उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया। अब भी यही इशू है। और जो सबसे बड़ी बात यह है, जो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं जिस पर यूरोप तवज्जो दे रहा है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में हो गया, इंग्लैंड में हो गया और यूरोप के कई और मुल्कों में ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया तक एक्सेस जो है 10 साल की उम्र के कम बच्चों की, जी। वो बड़ी महदूद कर ममनून की जा रही है। और इससे ऊपर भी जो बच्चे हैं 16 साल की एज तक के जो हैं, उनकी भी जो सोशल मीडिया तक जो एक्सेस है उसको महदूद किया जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसी कोई कानून साजी नहीं होती, कुछ नहीं बताया जाता। बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गए और बच्चे जिस तरह उन मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं। इसमें हम अपनी आने वाली जो जनरेशन है इसको टोटली मैं समझता हूँ कि इस तरह स्पॉइल कर देंगे। और अगर अब भी तवज्जो न दी तो ये जो मामला आपके बड़ा सामने आते संगीन जाएंगे। होता चला जाएगा। मैं मजीद आती हूँ दोबारा से आपसे लेने के लिए। एक सवाल ये भी है कि जो हम लोग राना साहब बच्चों को भेज देते हैं अकेले दुकानों पर कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, आपको लगता है किसी पड़ोसी पर एतबार कर लेना, रिश्तेदार पर एतबार कर लेना, ये वालिदैन सही माइंडसेट की तरफ है, या फिर वही बात आ गई कि एक खौफ का, एक खौफ का आलम भी नहीं बनाया जा सकता है कि आप अपनी छोटी सी बच्ची को ये समझा के नहीं बाहर भेज सकते कि बेटा आपको इसलिए नहीं घर से निकलने में दे रहा है या मैं दे रही क्योंकि बाहर ये माहौल है। मतलब हम इस चीज को हम इस खौफ से, इस तकलीफ से कैसे, घुटन से कैसे निकाल सकते हैं? आप देखें, माशरों और जंगल में कोई फर्क होता है ना। माशरे और किस चीज का नाम है? माशरे एक दूसरे पे एतमाद के साथ रहने का नाम ऐसे ही है, है। ठीक है ना। हम अब अपने बच्चों को घरों में बंद करके ताले तो नहीं लगा सकते। ये तो मजमूई तौर पे हमें अपने रवैयों का जायजा लेना पड़ेगा। असल चीज ये कि ये अहले इलाका की भी जिम्मेदारी है कि वो नजर वो रखें, सब लोगों ने जिम्मेदारियां छोड़ दी। नजर रखें कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कौन हैं, उनका करैक्टर क्या है, उनका तवार क्या है। ये भी ये हमारी भी जिम्मेदारी है ना। जिन लोगों ने, सोसाइटी की भी कोई जिम्मेदारी है। हाँ, सर, ये खाली आप हुकूमत पे नहीं डाल सकते, बिल्कुल। ये हमें कलेक्टिव एफर्ट करनी पड़ेगी। और इसमें मैं ये समझता हूं कि जो अहले इलाका हैं उन्हें आंखें बंद करके जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। मिसाल के तौर पे वो जो 2 लड़के ओबाश थे, ये हरकत मुझे यकीन है उन्होंने पहली दफा नहीं की होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर ये कभी उनके हवाले से शिकायत आई होगी तो उस पर किसी ने तवज्जो भी नहीं दी होगी, ठीक है। हमें इस मामले में जीरो टॉलरेंस का मुजाहरा करना होगा, ठीक है, क्योंकि किसी का बच्चा भी नहीं है, हमारा बच्चा है वो सारा, बिल्कुल ठीक है ना। एक वक्त था खालिद साहब, जब मोहल्ले में कोई मशकूक आदमी आता था तो लोग पढ़ जाते थे उसे, ठीक है ना। मतलब एक मोहल्ले के जो लड़के होते हैं या बड़े जो होते हैं मोहल्ले के, उनका मिजाज कुछ इस टाइप का होता था। अब वो रवैया भी शायद देखने को नहीं मिलता। और दूसरा ये भी एक पहलू है कि हमारे यहाँ गुर्बत की इंतहा भी इतने हो गए कि लोगों को, हम कहते हैं जो सिविल सोसाइटी की भी एक कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए। लोगों को सिर्फ ये पड़ी हुई है कि हम एक वक्त रोजी रोटी कमा लें, कुछ ना कुछ कर लें, पैसे लेके किसी तरीके से घर पहुंचे। तो सर, इस तरफ मुआशरे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, मुआशरा जो है ना, इसमें तब्दीलियां ये जो आनी थी ये तो आके रहेंगी, आनी थी ना, लाजमी आनी थी। अब ये लाहौर शहर जो है, ये जब जो पहले जितनी आबादी का शहर था उससे बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई, माइग्रेशन होती है दूसरे शहरों से, और जो नए लोग आते हैं लोगों का उनसे आसानी से ताल्लुक नहीं बनता। ये लाताल्लुकी का जो पहलू है ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने आपको बताया कि जो सोशल मीडिया है इसने लाताल्लुकी तो एक घर के अंदर बढ़ा दी है कि घर में अगर 6 अफराद हैं तो एक भाई को दूसरे भाई की एक्टिविटी का नहीं पता होता, वो क्या कर रहा है, वो अपने कमरे में बंद है, वो अपने कमरे में बंद है। तो बहन भाइयों के जो ताल्लुकात थे ये जो, और जुड़त जो थी माँ बाप के साथ, वो कम हो गई है। और ये दुनिया भर इसका शिकार हो रही है, पर दुनिया में इसका हल भी तलाश किया जा रहा है ना। हमारा अलमिया ये है कि हम इस तरफ नहीं जा रहे। आपको याद होगा कि हमारे दौर में अगर हम रात को बाहर निकलते थे तो कोई बड़ा बुजुर्ग कहना कितने भिरंडे, बिल्कुल एग्जैक्टली, कितने भिरंडे, चल कर जा, इंक्वायरी होती थी, ठीक है ना। यानी एक चेक था हम पे, वो खत्म हो गया। अब किसी को किसी से गर्जी कोई नहीं रही। वही ना, वो जो लोगों का लाताल्लुकी वाला जो एलिमेंट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब हम इस बहुत सारी मामलात में ये कर रहे हैं कि हम यूरोप और अमेरिका को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जहाँ सोसाइटी के वहाँ जो उसकी खामियां हैं इनको हम नोट नहीं कर रहे ना। वो खामियां यहाँ बढ़ती जा रही हैं। और फिर मैंने ये कहा कि एक होता है रिएक्शन में किसी कानून का अमल दरामद करना, यानी हम कब कानून पर अमल दरामद कब करवाते हैं? रिएक्शन में। जब कोई अफसोसनाक वाक़या होता है तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे उसका इलाज ये ढूंढते हैं कि या तो उसको पार कर दिया जाता है, लेकिन वो जो एक मुसलसल एक प्रोसेस जिसको कहते हैं
उस प्रोसेस से हम उससे गुजरने की कोशिश नहीं कर रहे। मैंने बताया कि घर से लेके ठीक। स्कूल तक और सोसाइटी में बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पे बच्चों की तरबियत या बच्चों का ख्याल रखना ये बुनियादी तौर पे सबकी जिम्मेदारी बिल्कुल, है। इस जिम्मेदारी मेरे को हम पास पूरा नहीं वक्त कर रहे। बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन आप दोनों ने ही बड़ी अच्छी तजावीज़ भी दी और हमारी कोशिश थी कि हम इससे ज़्यादा इस टॉपिक कर सकते हैं, लेकिन वही बात आ गई कि ये एक ऐसा मामला है कि सिर्फ आज यहीं की कॉन्वर्सेशन ही काफ़ी नहीं है। चाहे राना साहब आपके व्लॉग्स हों, खालिद साहब आपका तज्जिया हो, आप भी इतने अखबारों के लिए और टीवी के लिए काम करते हैं, मैं भी हूँ, चाहे मेरा अपना प्लेटफॉर्म क्यों ना हो सोशल मीडिया का, हमें अवेयरनेस फैलानी होगी अपने बच्चों के लिए, अपने अहल खाना के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, तभी हम कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। मैं फिर ये कहूंगी कि वाकईतन ये सिर्फ हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी नहीं है। अपनी पार्टिसिपेशन, अपनी कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाइए और अपने बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनने से बचाइए। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।